A very good morning to all of you. Welcome to Nucleus Home Academy. Catch your dream. दोस्त, ज़िंदगी में स्ट्रगल करना सीखिए। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने के साथ यानी कि अपने खुद के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अगर हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा सकते हैं आपके लिए, तो आप पढ़ नहीं सकते हैं? पढ़ सकते हैं। आपके लिए वीडियोस बनाना, नोट्स प्रिपेयर करना, जानते हैं क्यों? ये स्वेच्छा से कर रहे हैं हम। स्वेच्छा इन द सेंस का मतलब कि जब हम भी 11th-12th में थे तो ये चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी। टीचर से पूछने जाओ, सर डिसोसिएशन ग्राफ समझा दीजिए, डांट के भगा देता था वो। पूछने जाओ, सर CH4 मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, डांट के भगा देता था वो। तो दोस्त, अभी भी टाइम है, जग जाइए, पढ़िए और सफलता को प्राप्त कीजिए। हम यही चाहते हैं। अब जब वो चीज़ हमारे पास हो गई है तो हम वो सारी चीज़ें जो लोग 11th-12th या 9th-10th में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे, उनको ये चीज़ हम देना चाहते हैं कि लो बाबू लो, ताकि तुमको कहीं नहीं जाना पड़े, भटकना ही नहीं पड़े। कोटा, कानपुर, ये वो दुनिया भर का कहीं नहीं, घर बैठे पढ़ो तुम। बहुत सारे बच्चे हैं इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। सुविधाएं नहीं हैं उनके पास, वो पढ़ना तो चाहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं। समझ रहे हैं? अरे सीखना हो तो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सीखिए, स्ट्रगल कीजिए। वो बेचारे जो है प्लेटफॉर्म पे जा कर के रेलवे स्टेशन पे स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे पढ़ते थे। अब्राहम लिंकन से सीखिए। उनकी सौतेली माँ जो थी, राख खाना बनने के बाद राख बिछा करके उस पर उनको ABCD पढ़ाती थी। देखिए दुनिया के वो राष्ट्रपति बने, USA के। सीखना हो डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा से सीखिए, रतन जी टाटा से सीखिए, धीरू भाई अंबानी से सीखिए। आज देखिए उनके बेटे मुकेश अंबानी को आप देखिए, उनकी मेहनत। जगदीश चंद्र बसु से सीखिए। पेड़ पर जिंक डालते रहे, जिंक डालते रहे, जिंक डालते रहे, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। लेकिन एक दिन उनको सफलता ज़रूर मिली। जिंक ने इफेक्ट दिखाया प्लांट के ऊपर और प्लांट ने रिस्पॉन्स दिया जिंक के प्रति, जाके वो सफल हुए। तो बहुत सारे ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं, कितना आपको बताएं। चलिए खैर, ठीक, सफलता और असफलता हमारे ही हाथ में होता है। अब आप सफल होना चाहते हैं कि असफल होना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, खैर चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से पहले, क्या चीज़? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से पहले हम आपको कर्व के बारे में बता रहे थे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बता रहे थे। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बता रहे थे। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमने ये कहा था कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, यहाँ पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को हमने दिखाया था, और जब इसका ग्राफ बनाया था तो सिग्मॉइड ग्राफ आया था। अब देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस ये होती हैं कि ये ग्राफ राइट, अच्छा इस ग्राफ के इधर क्या है? राइट है, राइट हैंड साइड है, और इधर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये ग्राफ कुछ कंडीशन में, ये तो नॉर्मल ग्राफ है, नॉर्मल आइडियल ग्राफ, यानी कि हेल्दी ह्यूमन का है, हेल्दी ह्यूमन का ये ग्राफ है।
और इसका देखिए अगर यहाँ पर 50% था, क्या था 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो गया, इसका पॉइंट यहाँ पर है और ये आपका P50 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पॉइंट P50 कहलाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस में ये ग्राफ राइट भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है। तो देखिए राइट में शिफ्ट होने का क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर हम क्या चीज़ राइट में शिफ्ट होने का क्राइटेरिया है, अगर हम H प्लस कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, H प्लस कंसंट्रेशन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, यानी कि H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, या फिर टेम्परेचर को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक, अच्छा ये बताइए H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है यानी कि pH क्या हो रहा है, pH डिक्रीज हो रहा है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज, और थर्ड पॉइंट है आपका ये हमारी RBC है। क्या है ये? RBC है। इससे ग्लूकोज से क्या चीज़, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिल रही है लगातार। ग्लूकोज से सबसे पहले पायरविक एसिड बनता है, तब जाकर के एनर्जी मिलती है। तो पायरविक एसिड बनने तक हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इसमें बनता है BPG, बीच में एक कंपाउंड बनता है BPG, जिसको बोलते हैं बिसफास्फोग्लिसरेट, 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट पूरा नाम होता है। अगर इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा यानी कि BPG का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, BPG का नाम लिख लीजिए बिसफास्फोग्लिसरेट। ठीक है, यानी कि ग्लिसरेट में, ग्लिसरॉल में 2 फास्फेट ग्रुप लगे हैं। कौन कौन पोजीशन पर? 2 और 3, इसीलिए पूरा नाम हो गया 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट। तो BPG अगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो भी ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि ग्राफ का राइट शिफ्ट होने के लिए 3 क्राइटेरिया है। कौन कौन? अगर हम H प्लस कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या pH को डिक्रीज कर दें। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए बॉडी का और BPG का अमाउंट भी बढ़ जाए, तो ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किधर? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये ग्राफ जो ऐसे नॉर्मल आ रहा था, अब ये ग्राफ कुछ ऐसे आने लगेगा। कैसे आने लगेगा? ये देखिए राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो है लाइन, ये आपके राइट शिफ्ट को दिखा रही है। यानी कि 50% सेचुरेट होने में अब इसकी P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन अब सेचुरेट होगा। ओके, और देखिए जो लेफ्ट में शिफ्ट होने की कंडीशन है, इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए। H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाने पर राइट की तरफ जा रहा था, तो H प्लस कंसंट्रेशन घटाने पर, H प्लस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर या pH को इंक्रीज करने पर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर राइट की तरफ जा रहा था, तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए। क्या चीज़? टेम्परेचर डिक्रीज करने पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। BPG का अमाउंट बढ़ाने पर राइट की तरफ हो रहा था, BPG का अमाउंट यहाँ पर घटा दीजिए। BPG का अमाउंट घटाने पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। और ये ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, तो ये अपने ओरिजिनल ग्राफ से किधर की तरफ जाएगा? ओरिजिनल ग्राफ से इधर की तरफ, यानी कि लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसका 50% जल्दी ही, यानी कि P50 जो है इतने ही पार्शियल प्रेशर पर जल्दी से क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा है कि जब हमको फीवर होता है, क्या होता है? फीवर, उस टाइम टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए ये हेल्दी ह्यूमन यानी कि 37 डिग्री की बात हो रही है। जब हमको फीवर होता 37 डिग्री से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा। राइट की तरफ अगर ग्राफ शिफ्ट होगा तो इसका P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तब जाकर के हीमोग्लोबिन सेचुरेट होगा। ठीक है, इसीलिए हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, उतना सेल को उतना अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितनी की उसकी क्राइटेरिया होती, जितनी की उसकी डिमांड होती है। ओके, तो ये है आपका इफ़ेक्ट, कुछ फैक्टर का इफ़ेक्ट। ग्राफ कब राइट शिफ्ट होगा, ग्राफ कब लेफ़्ट शिफ्ट होगा, ये आपसे पूछा जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जो ग्राफ आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग बोहर इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफ़ेक्ट। बोहर ने स्टडी किया होगा,
बॉर इफेक्ट, ठीक है, या बॉहर इफेक्ट बोल दीजिए। तो इसको बोलते हैं बॉहर इफेक्ट, ठीक। और जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? हेल्डन इफेक्ट। भैया ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है ये हेल्डन इफेक्ट। ये क्या कहलाएगा? हेल्डन। तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट जो हो रहा है उसको हम लोग हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं, और जो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो यहाँ पर देखिए क्या है, HAL है, इसमें L आ रहा है, तो यानी कि हेल्डन इफेक्ट, L फॉर हेल्डन, हेल्डन में L आ रहा है और L फॉर लेफ्ट होता है, ठीक। तो हेल्डन का मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना, ठीक, क्योंकि L दोनों में कॉमन है। और यहाँ पर देखिए R आ रहा है, BOH R आ रहा है, R का मतलब राइट होता है। क्या होता है? राइट होता है। तो ये याद करने का छोटा सा ट्रिक है, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो बोहर इफेक्ट को राइट वाला बोलते हैं, R कॉमन है, और हेल्डन लेफ्ट, यानी कि इसमें LL कॉमन है, ओके। तो ये आपसे इफेक्ट पूछा जाएगा। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से कुछ संबंधित आपको जानकारी थी, ठीक। अब देखिए क्या होता है, चलिए एक ग्राफ आपके सामने हम बनाते हैं। एक ग्राफ ये बनाते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लिखते हैं। ये है एक, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक। अगर हम आपसे पूछें, क्या चीज़ पूछें कि बताइए अगर इसका जो है नॉर्मल था 37 डिग्री सेल्सियस था या सेंटीग्रेड था, तो बताइए इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका टेम्परेचर कितना होगा। मान लीजिए इस पर जो है ये A लिख दिया गया, क्या ये A है, ये B है, ये C है। पूछ रहा है कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा। ये तो आइडियल है, इसको छोड़ दीजिए। A B C में अगर हम कह रहे हैं A ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C, या A ग्रेटर दैन C ग्रेटर दैन B, A लेस दैन B लेस दैन C, या A इक्वल टू B ग्रेटर दैन C। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बताइए। ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, जल्दी से देखिए, पॉज कीजिए वीडियो, बताइए। चलिए हम बताते हैं, ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और आपको पता है बाबू, राइट की तरफ ग्राफ कब शिफ्ट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए 37 है, ठीक है, 37 डिग्री है, तो ये मान लीजिए 40 पे होगा, ठीक। और ये क्या होगा, 50 पे होगा, ये सपोज कीजिए 55 पे होगा। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे राइट की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका हुआ, C का, उससे कम B का, उससे कम A का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, C ऑप्शन। क्या, C ऑप्शन। इसी तरीके से आपका pH पूछ देगा, क्या पूछ देगा, pH पे क्वेश्चन पूछ देगा। ये देखिए pH पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यही ग्राफ है, मान लीजिए इसका pH जो है मान लीजिए 7.2 था, इसका यहाँ पे A लिख देगा, ये B है, ये आपका C है, ठीक। अब बताइए pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा, pH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि H+ बढ़ेगा तो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता था, ठीक। यानी कि H+ बढ़ेगा तो pH घटाने पर, ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। भाई दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, H+ और pH। H+ बढ़ाया तो pH घटेगा, यानी कि जैसे जैसे राइट की तरफ आएंगे pH घटता चला जाएगा। तो pH सबसे कम किसका होगा, A का, ठीक। pH सबसे कम जो होगा वो C का होगा। pH सबसे ज़्यादा जो होगा A का होगा, A ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C। यानी कि अगर इसका 7 पॉइंट है तो ये सपोज़ कीजिए 6.8 पर है, और ये सपोज़ कीजिए आपका 6 पर है, और ये सपोज़ कीजिए ऐसे ही हम डाटा मान ले रहे हैं 5.9 पर है pH, ठीक। तो ये देख रहे हैं pH लगातार घट रहा है, ठीक। और H+ यहीं पर होता तो H+ ये बढ़ता चला जाता। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। आज हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने बताया, उसी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, हेडिंग डालिए जल्दी से। तो हमने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पहले ही बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक तो आपके आरबीसी के थ्रू, यानी कि हीमोग्लोबिन के थ्रू आरबीसी में, एक प्लाज्मा के थ्रू, और एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो आरबीसी से हमने बताया था कि 20 से लगा करके लगभग 25% ट्रांसपोर्ट होता है एज इट इज़। CO2 बाइंड कर जाएगा आरबीसी से, डायरेक्ट वो एल्वियोलाई के पास चला जाएगा, एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ होकर के लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से बाहर चला जाएगा। और प्लाज्मा के थ्रू हमने बताया था कि 7% होता है, सॉरी 3% होता है। कितना? 3% होता है, ठीक है, नहीं 7% होता है। 7% ये जो होता है आपका प्लाज्मा के थ्रू होता है। ठीक, ये CO2 का ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही प्लाज्मा में CO2 जा कर के बच जाएगा। ठीक, CO2 बचने के बाद वो हर जगह से ब्लड होते हुए हमारे कहाँ पर आएगा? एल्वियोलाई के पास आएगा, एल्वियोलाई से लंग्स में चला जाएगा डिफ्यूज़ होकर के, फिर वो बाहर चला जाएगा। ठीक, एक्सपायरेशन के थ्रू। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बाइकार्बोनेट के थ्रू। ये क्या चीज़ है, ये क्या कहानी है गुरुजी? बाइकार्बोनेट वाला ज़रा समझाइए। ठीक, तो देखिए बच्चा, होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी होती है, क्या होती है? जो हमारी आरबीसी होती है, सबसे पहले यहाँ पर नोट पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे कि आरबीसी कंटेन रेड ब्लड कॉर्पसल्स कंटेन एन एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या चीज़? कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको बोलते हैं। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या होता है? ये आपके CO2 प्लस H2O को क्या करता है? ये अब ऐड कर दीजिए H2CO3, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट कर दिया? कार्बोनिक एसिड में। और कार्बोनिक एसिड को फिर से ये H++ बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या कर देता है? ये ब्रेक डाउन कर देता है। कौन? ये कार्बोनिक एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक, आरबीसी कंटेन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज और स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आल्सो प्रेजेंट, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में ये प्लाज्मा में भी पाया जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी कि आरबीसी में तो होगा ही होगा, आरबीसी के बाहर जो प्लाज्मा है उसमें भी बहुत थोड़ा बहुत ये पाया जाएगा। यानी कि बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन इस प्लाज्मा में भी होगा, लेकिन बहुत कम होगा। मैक्सिमम फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी में बहुत ज़्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पर पाया जाता है, तो आरबीसी, प्लाज्मा या बोथ, तो बोथ में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज फाउंड इन, तो खाली और खाली आरबीसी में पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर हम आपके सामने एक ब्लड कैपिलरी को बनाएं, क्या बनाएं? एक ब्लड कैपिलरी को बनाएं। ये देखिए ब्लड कैपिलरी, चलिए ब्लड कैपिलरी रेड कलर से बना देते हैं। ये एक बड़ी सी ब्लड कैपिलरी है, सपोज कीजिए। ये क्या है? एक ब्लड की पाइप है। क्या है ये? ब्लड की पाइप है। ठीक, इसका नाम है, सपोज कीजिए, ब्लड कैपिलरी। ये कोई ब्लड की कैपिलरी है जिसमें खून बह रहा है, यानी कि आरबीसी, प्लाज्मा, ये सब बह रहे हैं। अब इसमें एक आरबीसी को हम चूज़ करते हैं। ये देखिए, समझाने के लिए, ये हमारी आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी है। बाहर सब क्या है? ये प्लाज्मा है। क्या है ये? प्लाज्मा है। होती तो बहुत सारी आरबीसी हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने आपको एक आरबीसी को चूज़ किया। ये बाहर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं,
और ये हमारी प्यारी सी आरबीसी। ठीक, अब देखिए होता क्या है, जो भी यहाँ पर CO2 बनेगा, कहाँ पर, अरे भाई यहाँ पर कोई टिश्यू रहा होगा, ठीक, कोई टिश्यू का मतलब लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब मसल्स, तो इन्होंने CO2 बनाया होगा। CO2 को किस में डाल दिया होगा, इस ब्लड में डाल दिया होगा, और ये CO2 तुरंत डिफ्यूज़ होकर के आरबीसी के अंदर चली जाती है। किसके अंदर, आरबीसी के अंदर चली जाती है, और यहाँ पर वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या बना लेगी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर कौन काम करेगा इस स्टेप पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, अब देखिए अगली स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में होगा कि जो ये H2CO3 बना है, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा, तो ये H प्लस प्लस HCO3 माइनस यानी कि बाई कार्बोनेट में टूट जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये H प्लस प्लस HCO3 माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर भी कौन काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा। अब देखिए, अब हमने बताया ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पर पाया जाता है, हमारे प्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो प्लाज्मा में भी CO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2CO3 और H प्लस प्लस HCO3 माइनस यानी कि बाहर भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम बाहर वाले की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनता है, ठीक है, प्लाज्मा में, इसीलिए हम यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ आरबीसी के अंदर आते हैं। HCO3 माइनस जो बाबू यहाँ पर बना, ये होता है डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल का मतलब ये डिफ्यूज़ करके बाहर जा सकता है। देखिए H प्लस बाहर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि H प्लस ब्लड में ही रहेगा, आरबीसी के अंदर ही रहेगा। और H प्लस आपको पता है, अगर H प्लस कहीं पर होगा तो यानी कि उससे जुड़ा उसका भाई pH भी होगा, तो H प्लस pH को मेंटेन करने के काम आएगा। अब ये बाइकार्बोनेट बाहर चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, HCO3 माइनस प्लाज्मा में बाहर चला गया, ठीक, बाहर चला गया। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये हमारी प्यारी सी आरबीसी, ठीक है, इसके अंदर बेचारा खाली H प्लस बचा। क्या बचा, H प्लस। भाई पहले H प्लस और HCO3 माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए थे, एक दूसरे को न्यूट्रल किए हुए थे, ठीक। लेकिन जैसे ही HCO3 माइनस बाहर गया, गया नहीं, गई, HCO3 माइनस बाहर गई, वैसे ही H प्लस लगा भड़बड़ाने। भड़बड़ाने का मतलब हाईली अनस्टेबल, भैया कोई माइनस चार्ज हमको दो, ठीक है, कोई अपोजिट वाला दो, ठीक। तो क्या होता है, H प्लस, ठीक है, हाईली अनस्टेबल, ठीक, तो H प्लस को, ठीक, ये इसकी दुल्हन समझ के ये चली गई बाहर। HCO3 माइनस दुल्हन, ठीक है, हस्बैंड एकदम घबरा गया, अरे दुल्हन को कौन भगा ले गया, ठीक। तो बगल में पड़ोसी की दुल्हन थी, कौन, क्लोराइड आयन, पड़ोसी वाली दुल्हन, ठीक, क्लोराइड आयन। भाई ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारे आयन्स भी तो होते हैं, क्लोराइड आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है। लेकिन क्या पोटेशियम अंदर जाएगा, नहीं, क्योंकि K प्लस वो तो पड़ोसी का हस्बैंड है, पड़ोसी की वाइफ जाएगी। तो H प्लस है, पड़ोसी की वाइफ यानी कि क्लोराइड आयन जो प्लाज्मा में पड़ी हुई थी, ठीक, ये तुरंत कहेगी रुको 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 रुको, हम आ रहे हैं, रुको 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 भाई, हम आ रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये तुरंत Cl माइनस अंदर चली जाएगी इसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब हुआ क्या, आप समझिए, ठीक है, पड़ोसी ने कैसे स्टेबल किया समझिए। ये हमारा आरबीसी था, ये आरबीसी, यहाँ पर H प्लस और HCO3 माइनस बना, HCO3 माइनस बाहर, ठीक है, ये देखिए प्लाज्मा में, और Cl माइनस प्लाज्मा से अंदर, क्या, Cl माइनस इसको न्यूट्रल करने के लिए अंदर। तो इसी प्रोसेस को देखिए, क्लोराइड क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे, बाहर प्लाज्मा से अंदर आरबीसी के अंदर शिफ्ट हो रहा है। इसी फेनोमेना को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नोट करके लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 स्टार भी लगा देंगे। इसी फेनोमेना को बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। और इसको सबसे पहले खोजा था हैमबर्गर साहब ने, इसीलिए इसको बोलते हैं हैमबर्गर शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, हैमबर्गर, HAM, हैमबर्गर, बर्गर खाने वाला नहीं बर्गर,
हैमबर्गर शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेना भी बोल सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक। तो क्लोराइड शिफ्ट जो हो रहा है इसी को हैमबर्गर शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेना बोलते हैं, या इसी को क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। पहले ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, ठीक। जब CPMT वगैरह होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट वगैरह होते थे 2010 वगैरह तक, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि हैमबर्गर फिनोमेना क्लोराइड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ तक तो कहानी हो गई। अब देखिए होता क्या है, ये बाइकार्बोनेट जो यहाँ पर बना हुआ है, ये बाइकार्बोनेट जो यहाँ पर बना है, ये तुरंत खट से बाहर टूट जाएगा H+, ठीक है, और CO2 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? ये CO2 में टूट जाएगा और OH- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। देखिए CO2 अलग हो गया, एक O बचा, एक H बचा, OH- बना लेगा। OH- तो डिफ्यूज़ होकर के कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन हमारा मेन फोकस कहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत यहाँ से डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में चली जाएगी। कहाँ पे? एल्वियोलाई लंग्स में चली जाएगी, और एक्सपायरेशन के थ्रू, किसके थ्रू? एक्सपायरेशन के थ्रू जो है ये आउटसाइड चली जाएगी, ठीक। तो ये फिनोमिना होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं समरी के फॉर्म में कि H2O प्लस CO2 ये बनाएंगे H2CO3 बाइकार्बोनेट, और ये फिर से क्या हो सकता है? H प्लस HCO3 माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। और ये आपका SCO3 से, यहीं से आपका CO2 रिलीज होगा, ठीक। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यहाँ पर लिखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पर भी लिखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक। ये दो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोनों जगह पर काम करेगा। ये क्या है? रिवर्सिबल वे में काम करते हैं। और ये CO2 फिर से आउटसाइड द बॉडी एक्सपायरेशन के थ्रू चली जाएगी। देखिए हम थोड़ा धीरे धीरे इसलिए पढ़ाते हैं ना, ताकि आराम से आप नोट्स भी बना सकें। वैसे तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उसको आप अच्छे से पढ़ सकें। जो ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा है तो इसको थोड़ा फास्ट वे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1.75x पे लगा दीजिए, 2x पे पढ़िए, ठीक। 1.5x पे पढ़िए आप, ठीक। थोड़ा फास्ट वे में लगा कर पढ़िए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए चाहे जैसे पढ़िए आप। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब हम आपको बताएं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो है, जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है या फिर आपके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, किस फॉर्म में हो रहा है ये? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यानी कि जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 लग जाए, यानी कि Hb.CO2 लग जाए, इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और हमने आपको बताया था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बताया था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बताया था। क्या बताया था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बताया था। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको हम बताएं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि हमारे भट्ठी वगैरह से निकलता है, कहाँ से निकलता है? भट्ठियों से निकलता है, ठीक। वो अगर हमारे कहीं पर इनहेल, गलती से अगर हमने इनहेल कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वो 200, यानी कि यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 200 to 250 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू ऑक्सीजन। सोचिए कितना ज़्यादा होती है, 200 से लगा करके 250 गुना ज़्यादा होती है इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे
ब्लड में अगर हमने इसको गलती से इनहेल कर लिया तो ये अपने एफिनिटी के थ्रू, क्या एफिनिटी हमने बताया था जिसका ग्रेडियंट नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन नहीं, ग्रेडियंट नहीं, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर CO जो होता है ये इधर आया, इसका भी इधर ग्रेडियंट नहीं है, तो कैसे ब्लड में ये चला जाएगा? तो बाबू ब्लड में ऐसे चला जाएगा कि एफिनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है इसकी, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो उसके अंदर लालच बहुत है, किसके प्रति? CO के प्रति, ठीक है, लालची है ये, किसके प्रति? CO के प्रति। कहेगा CO आओ 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 आओ, लालची है, यानी कि सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लालच भरा है, ठीक, हमारे RBC के अंदर। तो ये कहेगा आओ आओ आओ, तो गप से भैया चले जाएंगे, CO उधर, तो CO इधर चले गए तो जा कर के हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, अगर ये हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गया तो Hb.CO बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है इसका? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है ये इसका बाइंडिंग जो होता है परमानेंट होता है। क्या होता है? ये परमानेंट होता है। ये देखिए आपका जो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बना है या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है, इसका बाइंडिंग जो होता है रिवर्सिबल होता है और टेम्परेरी होता है। कैसा होता है ये? टेम्परेरी होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन से फिर से आपका CO2 ये डिटैच हो जाएगा हीमोग्लोबिन प्लस CO2 में। यहाँ पर फिर से ये डिटैच हो जाएगा हीमोग्लोबिन प्लस O2 में। लेकिन यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन डॉट CO बन रहा है ये कभी भी हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। Hb.CO जो बना है, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड लगा है ये कभी इसको डिटैच ही नहीं होने देगा। अब बताइए अगर हीमोग्लोबिन को डिटैच नहीं होने देगा, ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए ये हमारी RBC थी, ये है, ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के इसमें फिट हो गया, इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन फिट हो गया, ठीक, ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन यहाँ पर आकर के फिट हो गया, ये देखिए ऑक्सीजन फिट हो गया, ठीक है। फिर से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो फिर से एक कैविटी बन जाएगी नए नए ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होता है, CO है, CO फिलअप हो गया। अब जो है CO फिलअप होने के बाद इसको छोड़ेगा ही नहीं। अब बताइए जब इसको छोड़ेगा नहीं CO तो क्या ये फिर से नए नए ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्टिव साइट जो होती है RBC हीमोग्लोबिन का बंद हो चुका है, परमानेंटली ये अटैच हो चुका है। तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन को नहीं लेगा तो हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनॉक्सिया कंडीशन हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एनॉक्सिया कंडीशन, जिसकी वजह से हम सफोकेशन से मर जाएंगे। इसीलिए ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, भट्ठी को कभी भी रूम में नहीं रखना चाहिए, अंगीठी को रूम में। क्यों? क्योंकि अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और सोए हैं तो सोए ही रह जाएंगे। सोए हैं तो सोए रह जाने का मतलब कि सोए थे नींद में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर गई होगी, वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो गई होगी, डिफ्यूज़ होने के बाद वो परमानेंटली चिपक जाएगी और नए नए ऑक्सीजन को फिर से मौका नहीं देगी, तो हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए आपने ठंडियों में न्यूज़पेपर में सुना होगा, ठीक, कि पड़ोसी के घर में अंगीठी चला रहे थे दो बच्चे, ठीक, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते निपट गए। क्यों? इसीलिए अगर अंगीठी, पहली बात तो अंगीठी जलाना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते भी हैं तो पूरा एकदम ओपन होना चाहिए सब कुछ। पहली बात तो जलाओ ही मत, ठीक है, जलाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब इतना हानिकारक है, पॉइजनस है CO हमारे लिए, तो हम क्यों जलाएं भाई? दिया जले जान जले, दिया भी जले और जान भी जले, कैसे पॉसिबल है? रात भर धुआं जले, तो रात भर धुआं मत जलाओ भाई, है ना, दिया जले जान जले। तो ये आपका पूरा फिनिश हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक। अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है रेगुलेशन है। आखिर ये रेगुलेट कैसे होते हैं CO2 और O2,
जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, इनका रेगुलेशन कौन करता है? तो जाहिर सी बात है ब्रेन ही करेगा रेगुलेशन। ठीक, तो आप तब तक पढ़ते रहिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं इस गर्मी में, तो आप क्यों नहीं? ठीक है, ज़रा सोचिए। ओके, तब तक लिए टाटा, बाय बाय।